रात के ठीक 8:40 हुए थे। अरविंद सिटी के सूर्या केयर हॉस्पिटल के गलियारे में तेज भागते कदमों की आवाज गूंज रही थी। सना अपना दुपट्टा संभालती हुई तेज सांसों के साथ भागती चली आ रही थी। उसे अभी कबीर का फोन आया था। मैम, आदित्य पर जानलेवा हमला हुआ है, वो बहुत बुरी हालत में है। इन शब्दों ने जैसे सना के पैरों तले जमीन खींच ली थी। वो उसी पल ऑफिस छोड़कर हॉस्पिटल भाग आई। आईसीयू के बाहर पहुंचते ही वो ठिठक गई। अंदर कांच की दीवार के पार आदित्य को खून से लथपथ हालत में पड़ा देख उसका दिल चीख उठा। उसका सीना भर्रा गया, उसके पैर कांपने लगे। वो धीरे से बेंच पर बैठी और दोनों हाथ जोड़कर फुसफुसाई, भगवान, बस उसे बचा लेना, बस उसे ठीक कर देना। ये वही आदित्य था जिसे उसने कभी अपना सब कुछ माना था। वही आदित्य जिसे वो अपने दिल की गहराइयों में छुपाकर रखे बैठी थी। भले दुनिया को लगता था कि उनकी राहें अलग हो गई, लेकिन आज उसकी आंखों से बरसते आंसू सब सच कह रहे थे। मैं आज भी तुम्हें उतना ही चाहती हूं। सना ने पूरी रात वही बिताई। सुबह 6 बजे के करीब उसे नींद लग गई। बेंच के कोने में सिर टिकाए वो सो गई थी। जब उसकी आंख खुली तो घड़ी 11 बजा रही थी। तभी फोन बजता है, कबीर का। मैम, आज ऑफिस नहीं आएंगी? दोपहर 2 बजे कैबिनेट मिनिस्टर आ रहे हैं, आपकी मौजूदगी बहुत जरूरी है। सना गहरी सांस लेकर बोली, नहीं कबीर, आज मैं ऑफिस नहीं आ सकती। आदित्य की हालत ठीक नहीं है, मैं उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। कबीर परेशान स्वर में बोला, मैम, मिनिस्टर बहुत नाराज होंगे। सना की आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। कबीर, नौकरी बाद में आती है, इंसान पहले। वो फोन रखकर फिर आईसीयू के बाहर आ खड़ी हुई। शाम के करीब 5 बजे डॉक्टर बाहर आए। आप अंदर जा सकती हैं, मरीज को होश आ गया है। सना की धड़कनें तेज हो गई। वो आईसीयू में दाखिल हुई। आदित्य ने अपनी कमजोर पलकों को उठाया और उसे देखते ही उसकी आंखें भर आई। सना पास जाकर स्टूल खींचकर बैठ गई। कैसा लग रहा है? आदित्य ने हल्की मुस्कान दी। इतना बुरा नहीं जितना तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है। सना की आंखें फिर भर आई। ये सब किसने किया? आदित्य ने होंठ भींचते हुए कहा, वरुण के लोग थे। ऑफिस में मेरी उससे लड़ाई हो गई थी, इसलिए उसने। सना ने उसकी बात काट दी। बस अब आगे कुछ मत कहना, जो करना है वो मैं करूंगी। उसकी आंखों की आग साफ बता रही थी कि अब वो दबने वाली नहीं। रात काफी बीत चुकी थी। आदित्य का ध्यान रखने के बाद सना बाहर आई, जहां कबीर और ड्राइवर कार में बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। मैम चले? कबीर ने पूछा। सना ने धीमे से कहा, नहीं कबीर, मैं आज यही रुकूंगी, तुम दोनों घर जाओ। कबीर हैरान रह गया। वो अंदर ही अंदर कई सवालों से घिर गया। मैम अपनी रात किसी के मरीज के पास क्यों बिताएंगी? इन दोनों के बीच आखिर रिश्ता क्या है? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर कार में बैठ गया और चला गया। रात आईसीयू के बाहर उसी बेंच पर बैठकर सना ने बिताई। आदित्य की हल्की कराहें, मॉनिटर की बीप बीप, दवाई की गंध, सब कुछ उसके दिल को चीर रहे थे। लेकिन उसी रात उसने मन में एक फैसला लिया, अगर भगवान ने इसे बचा लिया तो इस बार मैं अपनी मोहब्बत को टूटने नहीं दूंगी। 3 दिन बीत चुके थे। सना फिर से ऑफिस ज्वाइन कर चुकी थी। काम का दबाव इतना था कि आदित्य की हालत पूछने का मौका उसे नहीं मिल पाया। लेकिन चौथे दिन शाम को अचानक दिल में बेचैनी होने लगी। उसने टेबल पर रखी फाइलें बंद की और कबीर से कहा, कबीर, गाड़ी निकालो, हमें आदित्य के घर जाना है। कबीर ने सवालिया नजरों से सना को देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। अरविंद सिटी की गहमागमी से निकलते हुए गाड़ी धनपुरा गांव की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वे आदित्य के घर के बाहर रुके। एक छोटा सा किराए का कमरा, जिसकी दीवारों पर नमी के निशान थे।
अंदर गए तो देखा आदित्य एक साधारण से बेड पर लेटा था। हाथ पैर पर पट्टियां बंधी थी। पास की टेबल पर दवाइयां बिखरी थी। सना का दिल फिर कस सा गया। वो धीरे से उसके पास गई और कुर्सी खींचकर बैठ गई। कैसे हो अब? आदित्य ने मुस्कुराने की कोशिश की। जितना तुम्हें देखकर ठीक हो सकता हूं उतना हूं। कुछ देर चुपी रही। फिर सना ने पूछा, आदित्य, तुम अकेले क्यों रह रहे हो? ना तुम्हारे माता पिता, ना भाई बहन, और तुम्हारी पत्नी और बच्चे कहाँ हैं? आदित्य ने धीरे से कहा, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई सना। सना एक पल के लिए ठिठक गई। उसकी आंखें फैल गई। क्या तुमने शादी नहीं की? आदित्य ने लंबी सांस ली। हां, जिस लड़की से शादी की थी वो चली गई थी, मगर मेरा दिल कहीं और था और है। सना का दिल धक से रह गया। उसी पल उसे लगा कि वक्त ने अचानक पलटकर उसकी ओर देखा है। आदित्य ने आगे कहा, तुम बताओ, तुमने शादी कर ली क्या? सना ने सिर झुका लिया। उसकी आंखें नम हो गई। नहीं, मैंने भी शादी नहीं की। कमरे में एक भारी सन्नाटा फैल गया। कुछ पलों बाद सना ने धीमी कांपती आवाज में कहा, आदित्य, तुम जानते हो मैंने अलग होना नहीं चाहा था। मैंने तो बस तुम्हारे साथ रहकर पढ़ाई करना चाहती थी, अपना लक्ष्य पूरा करना चाहती थी। उसकी आवाज बहुत धीमी, बहुत टूटी हुई थी। तुम्हारे घर वालों के तानों ने मुझे तोड़ दिया था। तुम सुबह गांव से शहर नौकरी पर चले जाते और पूरे दिन मैं अकेली संघर्ष करती रहती। सना की आंखों में खारे आंसू भर आए। एक दिन मैंने हिम्मत की और तुम्हें सब बताया, लेकिन तुमने भी साथ नहीं दिया। यही सबसे ज्यादा दर्द देता था। आदित्य चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। उसकी आंखों में हजार पछतावे तैर रहे थे। अचानक वो बोला, सना, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं था। मैं तुम्हारी पढ़ाई के खिलाफ तो कभी था ही नहीं। लेकिन मैं किसे चुनता? एक तरफ तुम, दूसरी तरफ मेरे माता पिता। मैं दोनों के बीच फंसा हुआ था। उसने रुककर गहरी सांस छोड़ी। मुझे लगा रोज रोज की लड़ाई तुम्हें तोड़ देगी, इसलिए मैंने तलाक के कागज भेज दिए। सोचा कि तुम मुझसे अलग होकर शायद खुश रहोगी। सना की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन मैंने उन पेपर्स पर साइन नहीं किए। आदित्य हैरानी से बोला, तुमने साइन नहीं किए? सना ने सिर हिलाया। हां, मैंने उन्हें अपने पास रख लिया। मेरे माता पिता ने बहुत समझाया, कहा कि साइन कर दो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करा देंगे, लेकिन मैंने मना कर दिया। उसकी आवाज अब फुसफुसाहट में बदल गई। मैंने कहा था, जब मैं कलेक्टर बन जाऊंगी तभी आदित्य से मिलूंगी और उसके परिवार वालों से जवाब मांगूंगी कि उन्होंने मुझे क्यों तोड़ा था। आदित्य की आंखें भीग गई। उसने धीरे से कहा, अगर तुम साइन कर देती तो तुम्हारी शादी कहीं और हो जाती। शुक्र है तुमने ऐसा नहीं किया। सना ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हें पहले भी प्यार करती थी और अब भी उतना ही करती हूं। आदित्य की आंखें भर आई। उसकी आवाज कांप रही थी। सना, तुम आज भी मेरे दिल में हो। दोनों एक दूसरे को देखते रहे और अगले ही पल जैसे वर्षों की दूरी अचानक मिट गई हो। वे एक दूसरे के गले लग गए। आंसू, पछतावा और मोहब्बत सब एक साथ बह निकले। कुछ देर बाद सना ने खुद को संभाला और बाहर आई। कबीर और ड्राइवर कार में उसका इंतजार कर रहे थे। मैम चले? सना ने धीमे से कहा। नहीं कबीर, मैं आज वापस नहीं आऊंगी। तुम लोग घर जाओ, मैं यही रुकूंगी। कबीर की आंखें चौड़ी हो गई। मैम, आदित्य सर के पास रात भर, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। सना वापस कमरे में लौट गई। उस रात आदित्य और सना दोनों ने एक दूसरे के दिल का सारा दर्द पहली बार खोलकर कहा। उनके बीच की दूरियां पिघलने लगी। अगली सुबह सना ने आदित्य का ख्याल रखा, दवा दी
नाश्ता बनवाया और फिर ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई। वो निकलते समय आदित्य से बोली, आज मैं जल्दी वापस आऊंगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। आदित्य बस उसकी ओर मुस्कुराकर देखता रहा। उसके दिल में एक सुकून था। सना अब मेरी जिंदगी से दूर नहीं जाएगी। ऑफिस में नई हलचल। ऑफिस पहुंचते ही कबीर सना को संदेह भरी निगाहों से देखने लगा। उसे याद था, मैम ने रात आदित्य के पास बिताई। आखिर इनके बीच क्या चल रहा है? सना ने उसे बुलाया और सीधे कहा, कबीर, तुम्हें जो भी लग रहा है मैं साफ बता देती हूं। आदित्य मेरे पति है। हां, कभी तलाक की नौबत आई थी, लेकिन मैंने आज तक कागज पर साइन नहीं किए, इसलिए कानूनी तौर पर भी वो आज भी मेरे पति है। कबीर स्तब्ध रह गया। मैम, मुझे लगा था कि आप दोनों के बीच कुछ गलत। सना ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं कबीर, बस वक्त ने हमें दूर कर दिया था, लेकिन हमारा रिश्ता आज भी सच है। कबीर का चेहरा शर्म से झुक गया। माफ कीजिए मैम, मैंने गलत समझा। सना ने हल्की मुस्कान दी और बोली, अब एक जरूरी काम है, वरुण को ऑफिस में बुलाओ। वरुण की गिरफ्तारी। कुछ देर बाद वरुण अकड़कर सना के ऑफिस में आया। मैम बुलाया? सना ने उसके सामने फाइल फेंकी। ये सब क्या है? फर्जी टेंडर, अवैध जमीनें, 8 साल से चल रहा पूरा भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड मेरे पास है। वरुण चौंक उठा। मैम, आप गलत समझ रही हैं, सना ने ठंडे स्वर में कहा। और ये रहा आदित्य पर करवाए गए हमले का सबूत। तुम्हारे गुंडों ने उसे मारा था। वरुण का चेहरा उतर गया। वो बुरी तरह हड़बड़ाने लगा। मैम, ये सब झूठ है। मैं तो सना ने उसकी बात काट दी। मैं कलेक्टर हूं, वरुण, मेरे सामने झूठ मत बोलो। अभी और इसी वक्त तुम सस्पेंड हो। अगले ही पल पुलिस अंदर आई। कबीर ने इशारा किया और पुलिस ने वरुण को वहीं से गिरफ्तार कर लिया। वरुण की आवाज ऑफिस में गूंज गई। मैम, आप पछताएंगी। सना धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, सच का साथ देने वाला कभी पछताता नहीं। ऑफिस में खड़े हर कर्मचारी की आंखें सना के लिए सम्मान से भर गई। पार्टी की तैयारी। शाम को कबीर दोबारा सना के केबिन में आया। मैम, एक बात कहनी थी। हाँ, बोलो कबीर। मैम, आदित्य सर के ठीक होने की खुशी में हम सब ऑफिस वाले एक छोटी सी पार्टी रखना चाहते हैं, आप दोनों की दोबारा मिलन की खुशी में। सना मुस्कुरा उठी। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है कबीर, लेकिन पार्टी की तैयारी तुम ही संभालोगे। हर किसी को इनवाइट करना। कबीर तुरंत बोला, मैम, मैं सब संभालूंगा। दोबारा मिलन। अगले दिन शाम को बैंक्वेट हॉल सजाया गया था। लाइटें, फूलों की खुशबू और मधुर संगीत, सब कुछ बेहद खूबसूरत। आदित्य व्हीलचेयर पर बैठा हॉल में आया। कबीर उसे लाया था। उधर सना हल्के नीले रंग की साड़ी में किसी परी जैसी लग रही थी। भीड़ में फुसफुसाहटें होने लगी। ये दोनों फिर साथ आ गए क्या? कलेक्टर मैम का प्यार कितना सच्चा है। इतनी मुश्किलों के बाद भी रिश्ता नहीं टूटा। सना आदित्य के पास आई और हल्की मुस्कान के साथ बोली, कैसे लग रही हूं? आदित्य की आंखें चमक उठीं, जैसे मैं पहली बार देख रहा हूं। उनकी आंखें कुछ पल के लिए एक दूसरे पर टिक गई। आसमान का सबसे खूबसूरत रंग भी उस पल फीका पड़ जाता। दोबारा शादी का फैसला। कबीर ने माइक थामा। दोस्तों, आज की पार्टी का असली कारण है हमारी कलेक्टर मैम और आदित्य सर, जिनका प्यार मुश्किलों से लड़कर वापस लौटा है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। तभी सना आगे बढ़ी और सबके सामने बोली, आज मैं एक फैसला लेना चाहती हूं। इस बार हम अपने रिश्ते को आधा नहीं रहने देंगे। मैं और आदित्य दोबारा शादी करेंगे। हॉल एक पल को चुप हुआ, फिर तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया। आदित्य की आंखों में आंसू तैर उठे। सना, सच में? सना मुस्कुराई। हाँ, इस बार कोई हमें अलग नहीं कर सकता।
अंत, प्रेम की जीत। कुछ ही दिनों में दोनों की सादगी भरी खूबसूरत शादी हुई। कोर्ट मैरिज के बाद गांव में छोटी सी रस्म भी की गई। आदित्य के माता पिता अब उन्हें स्वीकार कर चुके थे। सना का दिल आज सुकून से भरा हुआ था। इस बार मैं अपने सपनों और अपने पति दोनों को साथ लेकर चलूंगी। और आदित्य वो देखकर मुस्कुराता था कि कैसे उसकी साधारण सी दुनिया में सना ने खुशियों का आकाश भर दिया था। कहानी का अंत सिर्फ शादी से नहीं हुआ, बल्कि इस बात से हुआ कि सच्चा प्यार चाहे जितने तूफान आए वापस लौट ही आता है। तो दोस्तों, ये थी सना और आदित्य की प्रेम कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी बाय केके को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले कहानी के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।